अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं मुदस्सिर कदीर और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो क्लिनिक। और जैसा कि आपको मालूम है कि रेडियो क्लिनिक में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मुख्तलिफ तिबी माहिरीन से, जो हमें मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से आगाह करते हैं। और सामीन, मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता दिनों एक दिन मनाया गया, बड़ा अहम दिन था। क्या दिन था जी? कि मोहरों की बीमारी के हवाले से आलमी दिन मनाया गया। मोहरे क्या चीज़ होते हैं? हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना, ये इसका निज़ाम जो है ना मोहरों पे चलता है। तो रीढ़ की हड्डी इंसानी सेहत पर क्या असर पड़ती है, और मोहरे जब ख़राब होना शुरू हों तो उनकी वजह से क्या मसाइल शुरू होते हैं और उनका इलाज कैसे किया जाना ज़रूरी है, ये हमारे प्रोग्राम का आज का जो है ना वो रहेगा, मौजू रहेगा। और इस हवाले से मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर सैयद अहमद फैज़ान, और आप तैनात है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो सर्जरी, जिसे हम पिम्स कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया जी आपका। मेरे लिए ऑनर की बात है कि रेडियो पाकिस्तान में आपने मुझे मदऊ किया एक अहम मौजू के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइएगा सामीन को, जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त, जो आपको देख भी रहे हैं इस जी वक्त, बिल्कुल जी। कुछ कि दिनों पहले रीढ़ की हड्डी हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार अदा करती है? रीढ़ की हड्डी बेसिकली बैकबोन। जी जी। बैकबोन तो अगर आप मुहावरतन भी कहें तो जो पिवट होता है किसी भी चीज़ का या किसी भी हवाले से हम बात करें जी, ये इस चीज़ की बैकबोन है, मेन यानी मेन चीज़ है। तो ये बॉडी की बैकबोन है रीढ़ की हड्डी, जो आप कह लें कि जिस्म के तमाम जितने भी अज़ा हैं उनका वेट नीचे की तरफ ट्रांसमिट करती है और उसी के ज़रिए वो नीचे ट्रांसमिट होता है। ना सिर्फ वेट, बल्कि अगर हम इसकी कॉम्प्लेक्स एनाटमी या इसके स्ट्रक्चर की तरफ जाएं तो इसके बेसिकली ये 5 हिस्सों में तकसीम होती है। वर्टिब्रल कॉलम जिसको कहते हैं, एक सर्वाइकल है ये ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा जी बिल्कुल गर्दन का, ये वो हिस्सा है गर्दन का जिसके ऊपर सर लगा होता है। और सर को छाती की जो रीढ़ की हड्डी है वर्टिब्रल कॉलम का हिस्सा, जिसे थोरेसिक स्पाइन कहते हैं, सर्वाइकल स्पाइन सर और उसको आपस में जोड़ती है। फिर छाती से नीचे जो एक फ्री हिस्सा है उसे कहते हैं लंबर स्पाइन, और फिर नीचे सैक्रम है और उससे नीचे कॉक्सीजियल स्पाइन। बेसिकली ये पांच हिस्से स्पाइन को हम 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं अगर हम ऊपर से लेकर नीचे तक देखें। ठीक है। और हर हिस्सा अल्लाह ताला ने इसको इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन किया कि इंसान की अकल दंग रह जाती है कि आगे अगले हिस्से में अल्लाह ताला ने हड्डी रखी। बिल्कुल ठीक है। हड्डियां हैं और उनके दरमियान डिस्क है। ठीक है। और वो हड्डियां आपस में डिस्क के ज़रिए कनेक्टेड है, और ये जो डिस्क है ये कुशन है, इस पर मूवमेंट भी होती है और इस पर हल्का सा दबाव भी आता है। इस पर दबाव अल्लाह ताला ने इसमें एक खासियत रखी है कि ये जिस्म के हिस्से का दबाव भी बर्दाश्त करती है और आगे मूवमेंट यानी कि आगे बेंड होना, पीछे की तरफ एक्सटेंड होना, पीछे की तरफ झुकना या आगे की तरफ झुकना, इसको ये चीज़ कंट्रोल करती है। उस हड्डी के पीछे एक चीज़ है जिसे हम स्पाइनल कैनाल कहते हैं। स्पाइनल कैनाल। उस कैनाल के अंदर जिस्म का सबसे अहम हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक, वो जा रही होती है। ठीक, जो कि मेजर सर्वाइकल जो भी दिमाग से जितने भी सिग्नल आ रहे हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए जिस्म के हिस्सों में ट्रांसमिट होते हैं। यानी अगर बाजू में करंट आ रहा है तो उसकी वजह से आ रहा है। हाँ, वो दिमाग पैगाम रसानी का काम करती है। बिल्कुल, रिले स्टेशन है इसके अंदर मुख्तलिफ रिले स्टेशन है। इंसान की हिस्स, उसको महसूस होने की हिस्स, दर्द की हिस्स, गर्म सर्द होने की हिस्स, वाइब्रेशन की हिस्स, पेशाब का कंट्रोल, टांगों की ताकत और भी मामला ज़िंदगी के, तो ये सारे स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत एक चीज़ रखी हुई है, और इसमें अगर कोई मसाइल पैदा होना शुरू हो जाए तो ज़िंदगी किसी हद तक मुतासर होना शुरू हो जाती है। तो ये मोहरे जो होते हैं वो अपना वो जो कार्ड होता है उसे कहते हैं, किसे कहते हैं? नहीं, मोहरा हड्डी के हिस्से, 2 हिस्से हैं, एक बीच में इंटरलिंक होता है, जो इंटरलिंक्ड होता है। मोहरे जो हैं वो हड्डी के जो हिस्सा है स्पाइनल कॉलम का, जो हड्डी का हिस्सा है उसको मोहरा कहते हैं। ठीक हो गया। ये 7 मोहरे गर्दन के हैं, 12 थोरेसिक स्पाइन के हैं, फिर 5 लंबर के हैं, 5 आगे सैक्रम के हैं और आगे 5 कॉक्सिक्स। तो ये कितने हो गए? ये 31 बन जाते हैं। 31 यानी कि 5 पोर्शन और ये मोहरे 31। जी बिल्कुल। और जिस्म के तमाम हिस्सों में अल्लाह ताला ने ये ऊपर से लेके जितने भी करंट की जो तारे हैं, आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम जिस्म का, वो इससे निकलता है। हर 2 मोहरों के दरमियान से
सेट ऑफ नर्व, यानी कि दाईं तरफ भी और बाईं तरफ भी नर्व्स निकलती हैं, यानी कि नसें निकलती हैं। वो जो ऊपर से पैगाम दिमाग से चलता है वो उन नसों के ज़रिए, यानी कि अगर बाजुओं में जाता है वो गर्दन के मोरों से आगे निकल जाता है, और जो नीचे टांगों को जाता है वो लंबर स्पाइन यानी कि निचले हिस्से की जो स्पाइन है और सैक्रम की, वो वहाँ से जाती है। और इसी तरह से जो पेशाब या पकाने के कंट्रोल के जो हिस्से हैं, सेंटर्स हैं या पट्टे हैं, उनको जो पैगाम रसानी होती है वो लंबर और सैक्रम से जाती है। अच्छा, ये मतलब मैंने सोचा कि मैं उठ के चलूँगा, तो ये एक पैगाम मैंने भेज दिया दिमाग के ज़रिए, अब ये नारों में गर्दिश करता हुआ ये जाएगा, पाँव को जाएगा, पाँव उठेगा और चलेगा। बिल्कुल, आपने देखा होगा अगर किसी का हाथ, अगर उसकी सेंसेशन इंटैक्ट है, यानी कि उसके हिस्से इंटैक्ट है, और जाते जाते उसका हाथ किसी कांटे को चुभ जाता है या किसी गर्म बर्तन को लग जाता है, चाय वाले को या इस्त्री को लग जाता है, तो आपने देखा होगा कि इंसान पहले हाथ हटा लेता है। उस वक्त उसे पता भी नहीं होता कि उसने सोचा नहीं होता कि मुझे कांटा लगा है या गर्म इस्त्री लगी है, वो हटा पहले लेता है। ये अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत सिस्टम रखा है इसका ट्रांसमिशन का, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन का, कि इंसान अपने उस हाथ को पहले हटा लेता है, बाद में उसे सोचता है ओह ये तो कांटा लग गया, बिल्कुल ठीक, ओह ये तो इस्त्री गर्म लग गई थी। या इतना प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने इंसान को दिया है। ये वो है ना फबीया रब्बिक, ये उनमें से है कि अल्लाह ताला की ये किस किस नेमत को ठुकराएंगे। तो ये अल्लाह ताला की वो नेमत है कि इंसान तकलीफ से बच जाता है। अगर किसी की सेंसेशन इंटैक्ट नहीं होती, मुख्तलिफ बीमारियां हैं जैसे शुगर है, उससे ये सेंसेशन जो है हिस कम हो जाती है, या किसी चोट की वजह से। हमने कई दफ़ा देखा है, क्योंकि मैं न्यूरोसर्जन हूँ, तो स्पाइन का ट्रॉमा जो है, चोट, मोरा टूटना, हज़ारों केस हम देख चुके हैं। और उसमें अगर ये कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, वो अगर डैमेज हो जाती है और सेंसेशन इम्पेयर्ड हो जाती है, और वो महसूस इंसान की अगर हिस्स ख़त्म हो जाए, तो कई दफ़ा अगर पाँव पे गर्म चीज़ लगती है तो वो हटा नहीं पाते, पता ही नहीं लगता, वो जल जाता है, उधर अल्सर्स बन जाते हैं, कांटा चुभ जाए इंसान नहीं हटाता। ये जो जिनको शुगर होती है उनके लिए तो यही होता है, बहुत पता ही नहीं लगता। इसे कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। बिल्कुल है जी, उनको बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, और ये अल्सर्स बन जाते हैं पैरों पे भी, हाथों पे भी, बड़ी मुश्किल से उनकी हीलिंग फिर बाद में वो होती है। तो ये बड़ा अल्लाह ताला की मेहरबानियों में से एक मेहरबानी है कि ये सारी हिस्स भी चल रही है और हम चल फिर रहे हैं, तो ये सारा इन्हीं की वजह से। अच्छा, ये बताइएगा सामीन को भी और मुझे भी बताएं, मेरे भी में इजाफा फरमाएँ कि ये जो सिस्टम है मोहरों का, उसकी वजह से मर्दों में और ख़वातीन में कौन कौन सी बीमारियाँ अलग अलग हो सकती हैं और कौन सी बीमारियाँ एक जैसी भी हो सकती हैं? मोहरों की अमूमन, हाँ, ख़वातीन में कुछ बीमारियां मर्दों के हिसाब से मर्दों की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा हैं। ठीक है। उसकी वजह एक जनरलाइज्ड, क्योंकि आप कह लें कि जब ख़ातून 40 साल की उम्र को क्रॉस करती है और मीनोपॉज की तरफ जाती है, यानी उसकी माहवारी ख़त्म होने की तरफ जाती है ख़ास तौर पे, तो हार्मोनल चेंजेस आती हैं। ठीक है। हार्मोन्स में तब्दीलियाँ आती हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस उनको बहुत शुरू हो जाता है। अब जिन ख़वातीन में हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाएँ जनरली, तो उनको ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स ख़ास तौर पे 60 साल की उम्र के बाद, ये बहुत कॉमन है। अगर मैं जो स्टैटिस्टिक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया में आफ्टर 60 ईयर्स, 60 साल के बाद 1 in 5 इन मेल्स, यानी कि 5 में से 1 मर्द को, और 1 in 3 में से 1 खातून को ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर होने का चांस होता है। ठीक हो गया। तो उसमें ख़वातीन को जो ये मोरों का, इसे कहते हैं मोरों की कमज़ोरी की वजह से फ्रैक्चर, यानी कि चोट ना भी लगे, और अगर चोट लगी है तो बहुत हल्की सी, यानी वॉशरूम ही स्लिप हो जाते हैं, वो चोट लग जाती है। अब कई लोग स्लिप होते हैं, हड्डी की हड्डी तो नहीं टूटती, लेकिन अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा है, यानी कि हड्डियों की कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, उसमें कैल्शियम बहुत कम हो चुकी है, जिसमें विटामिन डी की भी कमी है, तो वो हल्के से गिरने से भी टूट जाएगी, उसका मोरा टूट जाएगा। होता है ना, बुजुर्ग ख़वातीन या मर्द जो गिरते हैं वॉशरूम में, तो उनकी हड्डी टूट ही जाती है। बिल्कुल, वो, हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, चूकने की हड्डी, यानी हिप का फ्रैक्चर अमूमन होता है, और दूसरा ये वर्टिब्रा का फ्रैक्चर, मोरे का फ्रैक्चर उन्हें बहुत ज़्यादा कॉमन है। लेकिन इस तरह का जो फ्रैक्चर है, ये एक इसकी मैं सामीन के नॉलेज के लिए,
बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट है। अच्छा एडवांसमेंट, क्योंकि हर शोबे में पिछले 20-25 सालों में तरक्की बहुत हुई मेडिकल फील्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी हुई। बिल्कुल हुई। तो बड़े कुछ अच्छे प्रोसीजर्स ऐसे आ गए हैं जो कि पहले लोग तकलीफ़ में रहते थे, उनके लिए उसमें बेहतरी का चांस अब पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा है। इस तरह का अगर जो ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर होता है ये तकलीफ दे बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल। इंसान को अगर हम 10 में से जिंदगी स्लो हो जाती है इंसान की, बेड बाउंड हो जाता है, बंदा हिल नहीं सकता, बिल्कुल। इतनी तकलीफ होती है कि वो बैठ नहीं सकता। जिसम के किसी भी हिस्से की हड्डी टूटी हो, बाजू की टूटी हो, टांग की टूटी हो, जब तक उसे फिक्स नहीं करेंगे, जब तक उसे जोड़ेंगे नहीं या उसे जुड़ने का टाइम नहीं देंगे। पुराने दौर में प्लास्टर कर देते थे, हड्डी जुड़ जाती थी, 3-3 महीने लगते थे, लेकिन उसके अपने नुकसान आते। बिल्कुल। इसी तरह से अगर मोरे का फ्रैक्चर हो जाता है, और ख़ास तौर पे अगर हम स्टार्ट में ऑस्टियोपोरोसिस ही ले लें, क्योंकि बात उस तरफ चल निकली है, तो ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स को हम ले लेते हैं। तो इसकी बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट है, उसे कहते हैं वर्टिब्रोप्लास्टी या काइफोप्लास्टी। ये एक नीडल से हो जाती है, यानी ये इसमें बड़ा कट भी नहीं देना पड़ता, छोटे से नीडल से जाकर उसको सही कर देते हैं। आपने देखा होगा, जैसे मैं अगर मिसाल दूं कि सीमेंट कच्चा हो, जी जी, तो ये बेसिकली ये ईंटें हैं, बिल्कुल सही। ये जो मोरे हैं मैंने 31 बताए हैं, ये ईंटें होती हैं, ये जिस्म की ईंटें हैं। तो इसी पे इमारत खड़ी है। ऐसे ही है। आपने देखा होगा जो इमारत बूढ़ी होती जाती है या पुरानी इमारतें हैं, उनकी ईंटें बैठती जाती हैं, उनकी हाइट कम होती जाती है। इसी तरह से इंसान के मोरों की हाइट भी कमजोरी की वजह से कम होती जाती है, भूलना शुरू हो जाती है, और बूढ़े हज़ार जो हैं वो झुकना शुरू हो जाते हैं, दीवार भी बेंड होना शुरू हो जाती है। तो अगर कोई दीवार को तो हम गिरा के दोबारा भी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन इंसान की दीवारों को गिरा के तो वो दोबारा नहीं खड़ा हो सकता, ये तो अल्लाह ताला ने एक दफ़ा बनाया। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें कोई मोरा इस तरह से कमज़ोर हो गया है, तो जैसे एक ईंट अगर बैठ जाए तो हम क्या करेंगे, उसको सीमेंट कर दें, बिल्कुल ठीक है, ताकि उसे स्ट्रेंथ दे दें, वो ऊपर वाली इमारत को खड़ा रहने दें। इसी तरह से हम वर्टिब्रोप्लास्टी करते हैं, और या इसको काइफोप्लास्टी भी कहते हैं। अगर मोरे की हाइट को दोबारा मेंटेन किया जाए वो काइफोप्लास्टी हो जाती है। अगर वही वर्टिब्रा जो कि मोरा बैठ गया हुआ है उसे वहीं पे पक्का कर दें सीमेंट भर के, सादा अल्फाज में अगर मैं बात करूं, उसको पक्का कर दें, वो वर्टिब्रोप्लास्टी हो जाती है। तो ये सिर्फ 1-2 नीडल से हो जाती है। कई दफ़ा ये हम लोकल में भी यानी कि सुन करके भी कर लेते हैं, या बाज़ औक़ात अगर पेशेंट ज़्यादा सपोर्टिव ना हो, नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो फिर मुकम्मल बेहोशी में भी करते हैं। तो वो नीडल्स डालते हैं, उसके अंदर उसको फुलाते हैं मोरे को, और उसके अंदर सीमेंट को भर देते हैं। उससे जो पेन है वो इमीडिएटली, यानी कि पेशेंट बेहोशी से बाहर आता है, वो जो पिछली पेन है वो खत्म हो जाती है। तो बढ़ते किससे हैं? वो सीमेंट होता है, बोन सीमेंट होता है, वो खास तरह का सीमेंट है, वो बनाया ही इसी मकसद के लिए, वो स्पेशली डिजाइंड है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं बड़ी स्पेशलिटी पिंस में ही होती होगी, बाकी तो मैंने नहीं सुनी। नहीं, पिंस में भी होती है, बाकी जगहों पर भी होती है। ये जो भी सर्जन जिधर हो वो उधर कर सकता है। पिंस में तो हम रूटीन में ये पिंस बहुत ज़्यादा पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज, ये मैं कहूँगा कि एक हमारे पास नेमत है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब क्योंकि बढ़ती हुई आबादी के साथ, क्योंकि ये बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, इस पर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करता करता यहाँ तक पहुँचा है, और हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है कि हमारी एक चीज़ है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज मीन यानी कि दिमाग और रीढ़ की हड्डी से मुताल्लिक जो अमराज है उनका इलाज। और ये बहुत बेहतरीन है कि एक ही छत के नीचे आपको तमाम तर सहूलियात मिल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसे बड़े फ्रैक्चर हो जाते हैं मैंने देखा है, लेकिन न्यूरो साइंसेज वाले उस बंदे को खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। अगर कोई बंदा चोट लगने के बाद या किसी भी बीमारी के बाद अगर उसका हराम अगर या स्पाइनल कॉर्ड बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुई हो, सिर्फ मसला हड्डी तक महदूद है, तो लोग इलाज के बाद अपनी रूटीन जो पुरानी रूटीन है उसको कैरी करते हैं, उसमें अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से गुजारते हैं। तो ये एक बल्कि क्योंकि आज मौका भी है, कुछ अर्सा पहले हमारे अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं प्रोफेसर आसिफ बशीर साहब, उनकी ज़ेर निगरानी सब ने पूरी टीम ने पिंस की 0 डे स्पाइन ट्रॉमा शुरू किया। 0 डे स्पाइन ट्रॉमा है, उसका पहले होती तो थी, लेकिन क्योंकि लोड इतना ज़्यादा है कि डिले भी हो जाता था चोट लगे हुए मरीजों का। बाकी तो चलो इलेक्टिव है ना, यानी डिस्क स्लिप का प्रॉब्लम है, इलेक्टिव है, वेट कर सकते हैं।
ये पूरी दुनिया में ही ऐसे है। अगर आप NHS सिस्टम इंग्लैंड का स्टडी करें तो जो इलेक्टिव सर्जरीज का टाइम है वो साल 2 साल तक भी मिलता है, बल्कि पाकिस्तान में तो उससे बहुत थोड़ा जल्दी हो जाता है। 1-1.5 महीने के अंदर भी बारी 3 हफ्ते में भी बारी आ जाती है। लेकिन जो इमरजेंसी है, लाइक अगर उसी वक्त आज खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट होता है, उसका मोरा टूट जाता है, तो कल की लिस्ट पे अगर वो स्टेबल है, मीन्स के उसको कोई और चोट नहीं है, उसके फेफड़े ठीक हैं, उसको चेस्ट इंजरी नहीं है, उसे एब्डोमिनल इंजरी यानी पेट की इंजरी या अंथड़ी की कोई इंजरी नहीं है, या और कोई फ्रैक्चर नहीं है, और अगर उसको मोरे का फ्रैक्चर है तो वो फर्स्ट डे ऑफ ट्रामा पे इंशाल्लाह ऑपरेट हो जाएगा। और ये मैं सामीन के लिए कि ये दुनिया की एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी से वो ऑपरेट होता है, जिसे कहते हैं मिनिमली इन्वेसिव परक्यूटेनियस ट्रांसपेडिकुलर फिक्सेशन। इस ऑपरेशन का नाम है। पहले जब मोरा टूटता था और उसको जब हम ऑपरेट करते थे तो ओपन करके करते थे, ठीक है, यानी उसके लिए काफ़ी लंबा चीरा होता था। आप ये भी कह सकते हैं कि तकरीबन आधा फुट का चीरा भी देना पड़ता है अगर हमने मोरों को, एक टूटे हुए मोरे को हमने फिक्स करना है, जो कि चोट लगने से अगर वो फ्रैक्चर हुआ है एक्सीडेंट से या गिरने से। तो अब हम उसे मिनिमली इन्वेसिव तरीके से करते हैं, ओपन नहीं करते, यानी जो मोरे हमने फिक्स करने हैं या उनको जोड़ना है उन्हीं पे हमसे ऊपर छोटा सा इंसिजन दे के सिर्फ उतना जिस पे वो स्क्रू जो है या वो जो पेच है जिसको हमने अंदर डालना है, सिर्फ वो अंदर जाता है और रॉड उसी से फिक्स करते हैं। और फर्स्ट डे मेजॉरिटी मोर देन 90% लोग फर्स्ट डे ऑफ सर्जरी पे डिस्चार्ज हो जाते हैं और अपना खड़े भी हो जाते हैं, मेजॉरिटी खड़े हो जाते हैं, अगर प्रोवाइडेड कि उनका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो। एट टाइम्स खुदा ना खास्ता वो अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो तो रिकवरी मुश्किल भी होती है, लेकिन मेजॉरिटी अगर उनका स्पाइनल कॉर्ड बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है, मोरा टूटा हुआ है, आता है, ऑपरेट होता है और नेक्स्ट डे चला जाता है। तो जो ये भी बताइएगा सामीन को कि मोहरों के हवाले से कौन कौन से मसाइल हो सकते हैं। अगर एक बंदा ओवरवेट हो, ठीक हो गया, एक बंदे को कोई ट्रामा हो, गिरा हो, तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी में उसको किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, ये भी बताएं। बिल्कुल, इसमें ये बड़ा अच्छा सवाल है। असल में मोरों के मसाइल को हम मुख्तलिफ़ हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमने जैसे डिस्कस किया ट्रॉमा है, चोट, एक्सीडेंट्स हैं, गिरने से, फॉल्स हैं। अब मैं आपको कि हमेशा मैं कहता हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी आप बीमारी से बचें या ना कि उसका इलाज कराएं। अब जब जामन का आता है मौसम आता है, हमारा वार्ड भर जाता है। अब ये इतना कॉमन है। अब मुझे ये बात न्यूरो सर्जरी में आके जब मैंने स्पाइन की सर्जरी शुरू की तब मुझे पता चला कि जामन का तना कच्चा होता है। वो भी मरीजों को देख के जो जिसे पूछो जामन के दर्द से गिरा, जिसे पूछो जामन के दर्द से गिरा। तो जो ही जामन का मौसम आता है गिरना शुरू हो जाते हैं। लैक ऑफ नॉलेज, आपको अवेयरनेस नहीं है लोगों को, या अवेयरनेस है तो ध्यान नहीं करते। तो दोनों बातें हैं। अगर जिनको पता है उन्हें ध्यान करना चाहिए, जिनको नहीं पता है उन्हें हमें बताना चाहिए। एक तो अवॉइड करें किसी भी ट्रॉमा को। रूल्स होने चाहिए, ट्रैफिक रूल्स होने चाहिए, रेगुलेशंस होनी चाहिए। मोटर बाइक्स हैं उनके प्रॉपर गियर्स होने चाहिए जो भी हम पहनते हैं, और जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल उनको फॉलो करना चाहिए। और एक तो है कि इसकी प्रिवेंशन, जी बिल्कुल ठीक है। फिर ट्रॉमा के अलावा अगर हम और चीज़ों की बात करें तो मोहरों के और स्पाइनल कॉर्ड के ट्यूमर्स आते हैं जो कि उनकी रिसोली हैं। ये कैसे बनती हैं? बिल्कुल, इसमें जो अगर हम स्पाइन के ट्यूमर्स को देखें ना तो 90% जो वर्टिब्रल कॉलम के या मोहरों का अगर अपना कैंसर है या रिसोली है, 90% किसी और जगह से आया हुआ है जिसको हम कहते हैं मेटास्टैटिक, किसी और जगह से ट्रैवल करता हुआ है। जो प्राइमरी बोन ट्यूमर है स्पाइन का वो बहुत थोड़ा है, जस्ट 10%, इतने ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़े हैं। 90% कहीं और से आया होता है। ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स हैं वो उनका ट्रैवल कर जाता है, बिल्कुल सही है। प्रोस्टेट कैंसर के हैं उनका ट्रैवल कर जाता है। गट के जो अंतड़ियों का कैंसर है उसके ट्रैवल कर जाते हैं। लीवर का कैंसर है उसका ट्रैवल कर जाता है। तो अमूमन ये ट्रैवल किए हुए ट्यूमर्स होते हैं। इनका इलाज जो है वो उनके जो प्राइमरी ट्यूमर है
उसकी अर्ली मैनेजमेंट पर है। बिल्कुल ठीक है। अगर वो अर्ली मैनेज हो गया तो वो फैलेगा नहीं, बिल्कुल सही होगा। तो एक तो ये बात है कि उनका अपना इलाज जो उस रिसवाली का है वो प्रॉपर होना चाहिए। फिर कुछ हैं स्पाइनल कॉर्ड के ट्यूमर, जैसे मैंने पहले बताया था ना कि ये मोरे का है, फिर पीछे आ गई स्पाइनल कॉर्ड जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम। बिल्कुल सही है। दो हम समझने के लिए दो में डिवाइड कर लेते हैं। एक है सपोर्टिंग सिस्टम स्पाइन का जो कि मोरे हैं, फिर है इलेक्ट्रिकल सिस्टम स्पाइन का जो ज़्यादा हसास है, जो कि ज़्यादा हसास है। जो फाले जाता है ना टांगों पे, या पेशाब का, टांगें काम नहीं कर रही, पेशाब का कंट्रोल ख़राब हो गया या पखाने का कंट्रोल ख़राब हो गया, वो होता है ख़राब इलेक्ट्रिकल सिस्टम की खराबी से। उसके ट्यूमर अमूमन फॉर्चुनेटली अल्लाह का शुक्र है ज़रा बिनाइन होते हैं, ज़्यादातर बिनाइन होते हैं, जिनमें मेनिंजियोमास हैं, श्वानोमास हैं। तो वो अगर अर्ली डायग्नोज हो जाएं तो उसकी सर्जरी के बाद बड़ी अच्छी आउटकम है। कुछ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर के ट्यूमर्स हैं, उनका आउटकम बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन स्टिल अगर उन्हें वक्त पे पकड़ लिया जाए और उनकी सर्जरी हो जाए तो भी बचत हो सकती है। ठीक है, ये तो हैं ट्यूमर्स। फिर हैं कुछ इन्फेक्शंस, हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। बाहर के लोग या अगर आप अमेरिका या इंग्लैंड वगैरह में लोगों को देखें तो उन्हें इन चीज़ों का, वहाँ के न्यूरो सर्जन्स को या वहाँ के स्पाइन सर्जन्स को इतना कॉमनली इन चीज़ों का आइडिया नहीं होगा जितना हमारे इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को। इन्फेक्शन ऑफ स्पाइन की इन्फेक्शन या सोजिश, तीन चीज़ें हो गई। एक तो ट्रॉमा हमने डिस्कस किया ना, चोट, फिर हमने डिस्कस किया इसके ट्यूमर्स को, अब हैं इनके इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ मोहरों की टीबी बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा। वो भी या फैल के आती है छाती से, बिल्कुल सही, या फिर अपनी मोहरों की अपनी टीबी हो जाती है। तो उसको टाइम पे पकड़ना, फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से ये टीबी का आउटकम बड़ा अच्छा है। बिल्कुल सही है। उसके लिए अद्वियात इस्तेमाल करते रहे तो काबू में आ जाती है। बिल्कुल, मैंने ऐसे मरीज देखे हैं टीबी के जो आप कहें कि बिल्कुल ज़ीरो पावर पे हों, यानी उनके टांगों की ताकत बिल्कुल ज़ीरो, वो हिला भी ना सकते हैं, उनका पेशाब भी कंट्रोल में ना हो, वो इंडिपेंडेंट अगर वक्त पे उनका इलाज हो जाए, सर्जरी हो जाए और प्रॉपर दवाई लें, जो कि तकरीबन 18 माह से 2 साल तक, क्योंकि छाती की टीबी में तो 9 माह के बाद टीबी ख़त्म हो जाती है, लेकिन मोहरों की टीबी में हमें कई दफ़ा ज़्यादा माह तक भी देनी पड़ती है, डबल देनी पड़ती है, 18 माह तक भी देनी पड़ती है, एट टाइम 2 साल तक भी देनी पड़ती है। सो उसमें जो अगर ये इलाज मुकम्मल हो, जिन लोगों को मैंने देखा है वो इंडिपेंडेंटली चलना शुरू हो गए, यानी कि ज़ीरो से लेके टोटल इंडिपेंडेंट की ओर तक। ये मेरे ख्याल में सबसे अच्छा रिजल्ट जो है ये इसका अगर मोरों की टीबी आप वक्त पे पकड़ लें और उसकी सर्जरी, अगर सर्जरी वाला केस है तो ऑपरेशन हो जाए, और अगर दवाइयों वाला केस है तो वो अपनी दवाइयों की वजह से उसको रोक दिया जाए, उसकी वजह से भी वो ये इन्फेक्शन में जब इन्फेक्शन में जाए, और भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो काफ़ी बेहतर है। फिर मुझे पता है बहुत सारे लोग सुनना चाह रहे होंगे मोरों के जो आप कह रहे हैं डिस्क स्लिप या इस किस्म के, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। लोगों की नज़र में मोरों का मसला जिसको कहते हैं ना, अच्छा उर्फ़े आम में अगर किसी को कहो ना मोरों का मसला तो यही है, डिस्क की लगी, वो यही है, तवाज़ुन जो है ना वो बिगड़ गया, इंसान का तवाज़ुन बिगड़ गया। वो बेसिकली मैंने आपको बताया ना कि पूरा वेट इसी से ट्रांसमिट हो रहा है, जो सर का वेट टांगों तक जा रहा है या पाँव किससे उठा रहा है, इसी से ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये अगर हम ब्रॉडर टर्म इसको देखें ना तो इसे हम कहेंगे डिजेनरेटिव स्पाइन में ये डिस्क स्लिप तो खैर यंग एज में भी हो जाती है, वो किसी भी वजह से हो सकती है। ज़्यादा वज़न अचानक किसी ने उठाया हैवी वेट लिफ्टिंग के दौरान, ये बहुत कॉमन है पहलवानों में। ये इस तरफ मैं आना चाह रहा था कि ये कुछ इंजरीज होती है स्पोर्ट्स की वजह से, ये बिल्कुल बहुत कॉमन है जी। ये आप अगर पहलवानों को देखें, खिलाड़ियों को देखें, खेलने वालों को, फौजियों को, पुलिस वालों को, ये डिस्क का प्रॉब्लम क्यों होता भी यंग एज में है, क्योंकि ये एक कुशन है, ये एक साइड से थोड़ी सी वीक होती है नॉर्मली डिस्क। अगर वो किसी भी ज़्यादा वज़न की वजह से, गलत एंगल की वजह से फट जाए तो डिस्क के अंदर का गूदा बाहर आ जाता है। वो गूदा जो बाहर आता है वो जो नर्व उस सेगमेंट में से या उस हिस्से में से गुजर रही होती है वो उसको डिस्टर्ब हो जाता है वो सारे। अब वो जो नर्व है वो कुछ काम कर रही है,
वो क्या काम करती है, एक तो वो हिस्स लेके जा जी, रही जी, है, बिल्कुल। उसमें मोटर कंपोनेंट भी है, यानी इंसान की ताकत भी चला रही है। जब वो दब जाती है तो दो काम होते हैं, एक दर्द होती है, फिर जो उसका फंक्शन है वो कंप्रोमाइज़ होता है। मैं कहता हूँ पेन इज़ ऑलवेज गुड। लाइक जैसे मैं मिसाल दूँ, हार्ट अटैक। जी, जी। हार्ट अटैक होता है, क्या होता है, पेन होती है। छाती में दर्द होती जी, है। जी, हाँ जी। हर बंदा कहता है यार मुझे हार्ट अटैक ना हो रहा हो, छाती में दर्द हो रही है, भाग के जाओ डॉक्टर के पास, कार्डियोलॉजिस्ट को देखो। तो वो पेन ही होती है जो आपको डॉक्टर के पास लेके जाती है। हार्ट अटैक तो हो रहा है। अब जिन लोगों को मैंने जैसे पहले भी कहा, शुगर के मरीज़ों को हार्ट अटैक, कई दफ़ा हार्ट अटैक की पेन नहीं होती, वो अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला हर एक को बचाए, घर में फौत हो जाते हैं। तो जो लोग डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं वो क्या करें, वो बच जाते हैं। या डॉक्टर उनको क्या देगा, कोई दवाई, खाने वाली दवाई देगा, अगर बेहतर समझेगा ईसीजी करा के कुछ टेस्ट करवा के तो उसकी एंजियोग्राफी करेगा, या वो स्टेंटिंग कर देंगे। अगर स्टेंटिंग के काबिल नहीं है तो वो कहेगा आप सर्जन के पास चले जाएं, आपका बाईपास होगा, तो इंसान का इलाज होता है। इसी तरह से ये जो दर्द है ये आपको डॉक्टर के पास लेके आती है, दर्द होगी तो उसका पता लगेगा तो डॉक्टर की तरफ जाता है। डॉक्टर की तरफ जाता है। तो मैं देख रहा हूँ कि वक्त जो है ना डॉक्टर साहब, आपसे इतनी गुफ्तगू हो रही है, वक्त का पता नहीं लग रहा, तो इस पे हमें एक आधा और प्रोग्राम करना पड़ेगा। बिल्कुल वेलकम। मुझे आपकी बात से बड़ा इंटरेस्टिंग अंदाज़ा हुआ। पिछले दिनों एक बंदे की डेथ हुई, आप भी उसे जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मेरी उम्र के भी जानते हैं और दूसरे भी जानते हैं उसे। उसका नाम था हाक होगन। हाँ। उसके बारे में सुना थी किसी 17 रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन है। आपने पहलवानी की बात की ना, तो वो जैसे वो लड़ते थे तो उसके 17 ऑपरेशन हुए, और वो कैसा एक बहादुर बंदा है कि वो हर ऑपरेशन के बाद लड़ने आ जाता था। बिल्कुल, ये वो तो उनकी, आप कह लें कि जो इस किस्म के लोग होते हैं, जो रेसलर्स हों, पहलवान हों, बॉक्सर्स हों, इनका तो माइंडसेट ये वो होता है कि जनाब ये इनकी करेज अंदर इतनी होती है कि जनाब मैंने दोबारा उठना है और जाना। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगले हफ्ते हमारे साथ फिर बैठिए, हमारे साथ बात कीजिए। यहीं से हम दोबारा जो है ना आपसे बात का आगाज़ करेंगे, क्योंकि आपसे बाद में हमारी ज़रा तशकील बाकी रह गई है। तो ये नेक्स्ट वीक पे भी हम अगले बुधवार दिन आप ही से बात करेंगे। सामीन के लिए, आपके लिए, पाकिस्तान के लिए हमेशा हाजिर हूँ। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये बहुत पुराना इदारा रेडियो पाकिस्तान, इस इदारे की खिदमत पूरी पाकिस्तान के लिए हमेशा से हैं। हर शोबे में इन्होंने खिदमत पेश की। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप प्रोग्राम में शामिल हुए और आपने बड़ी तवील गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू में हमें वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। तो एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद है कि आप आइंदा हफ्ते भी हमारे साथ होंगे। और इसी के साथ ही सामीन अपने मेज़बान मुदस्सिर कदीर को इस प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।